बिहार के चुनावी कुरुक्षेत्र में सियासी योद्धा फतेह के लिए तैयार हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। और इस सबसे अलग बहुत सारे नए और छोटे छोटे दल ऐसे हैं जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी दंगल में कूदने को तैयार हैं। इस सबके बीच यदि एआईएमआईएम की बात करें तो ओवैसी की पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि किसी भी तरह से उनका गठबंधन इंडिया अलायंस के साथ हो जाए। अब इसमें यदि पहले बात करें, जब पहले कोशिश की गई थी तो इनकार हुआ था और साफ तौर से कह दिया गया था कि ओवैसी के लिए इंडिया गठबंधन में कोई जगह नहीं है। लेकिन इस इनकार के बाद एक बार फिर इकरार की कोशिश ओवैसी की पार्टी की तरफ से की गई है। इस इकरार और इनकार के बीच जो तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं और क्या वजह ऐसी है कि इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं वो ओवैसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं। आज हम अपने विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। बिहार में धान की फसल पककर कट चुकी है और अब चुनावी फसल पकने को तैयार है। राजनीतिक दलों की साख पर चुनावी गठबंधन की कोपलें फूटने लगी हैं। एक तरफ भाजपा जदयू है तो दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस। इनके अलावा जितने छोटे दल हैं वे किसी भी पल किसी भी तरफ जा सकते हैं। जो दल अभी एक तरफ नजर आ रहे हैं वे भी चुनाव आते आते दूसरी तरफ जा सकते हैं। ऐसे दल बदल मौसम में भी असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम को कोई गठबंधन लिफ्ट नहीं देता दिख रहा। अपनी भाषण शैली से लोगों का दिल जीतने वाले प्रखर वक्ता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी पार्टी महागठबंधन से बिहार में केवल 6 सीटें मांग रही है। ओवैसी की पार्टी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव जीती थी। यह अलग बात है कि उनमें से 4 विधायक बाद में लालू यादव की आरजेडी में चले गए थे और बिहार एआईएमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल इमान राज्य में अपनी पार्टी के अकेले विधायक रह गए। अब अख्तरुल इमान से याद आया कि वो एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं वो उनको भी शामिल कर ले, यानी एआईएमआईएम को भी इंडिया अलायंस में शामिल कर ले। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि इंडिया अलायंस और खास तौर से यदि आरजेडी की बात करें तो आरजेडी उन्हें लिफ्ट नहीं दे रही है। और जब पहले कोशिश की गई थी उस वक्त भी आरजेडी की तरफ से साफ तौर से कह दिया गया था कि एआईएमआईएम या फिर ओवैसी की इंडिया अलायंस में नो एंट्री है। और उस वक्त आपको याद होगा कि ओवैसी साहब की तरफ से भी यह कहा गया था कि मोहब्बत एक तरफा नहीं हो सकती। लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर कोशिश की गई है। हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे और हमारे अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे। एआईएमआईएम की यदि बात करें तो बिहार के सीमांचल में पार्टी की अच्छी पकड़ है और 2020 के चुनावी नतीजे ये साफ भी करते हैं, क्योंकि उस वक्त एआईएमआईएम 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 5 सीटों पर चुनाव जीत कर आई थी। यानी कि जो सीमांचल के क्षेत्र हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, और इनमें भी 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें की मुसलमानों की संख्या 50% से भी ज्यादा है। और अब एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से महागठबंधन के वो साथी हो जाएं। अब जो लगातार उनकी बेकरारी है यह महागठबंधन में शामिल होने के लिए देखी जा रही है। और सिर्फ यह नहीं है कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, यह तो है ही, साथ ही
वो एक तरह से चेतावनी समझो या धमकी भी महागठबंधन को दे रहे हैं कि या तो हाथ मिला लीजिए, वरना चुनाव के बाद हाथ मलने के अलावा कोई चारा आपके पास होगा नहीं। एक बार ओवैसी साहब को सुनिए कि वो महागठबंधन में शामिल होने की अपनी तमाम उम्मीदों को किस तरह से देख रहे हैं, और यदि गठबंधन नहीं होता है तो उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, क्या वो इस पर कह रहे हैं, एक बार उनको सुनिए। हम पर उंगलियां उठाते कि बिहार में अगर मुसलमानों की लीडरशिप बनेगी तो फुला हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अरे बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है, मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। ये हमको पिछले 25-30 साल से एक अफीम दे देकर हमको बेहोश कर दिया गया, हमको खामोश कर दिया गया कि नहीं बीजेपी को हराना है। अरे जब से बिहार बना क्या कभी किसी मुसलमान ने किसी फिरका परस्त पार्टी का या फिर किसी फिरका परस्त लीडर का वो साथ दिया? नहीं किया। हमने हमेशा से कहा कि भारत सेकुलर था, सेकुलर रखना है, मगर याद रखो हम कूली नहीं है, हम मजदूर नहीं है कि हम अपने बच्चों की जवानी को बर्बाद करके तुम्हारे महलों में चिराग जलाएंगे। हम अपने आप को मरवा कर अपनी खबरों को बनाकर तुम्हारे इख्तिदार के महल अपने खबरों पर बनाने नहीं देंगे। हम वतन से मोहब्बत करते हैं और जब इस दुनिया से चले गए तो इसी सरजमीन में जाकर आराम कर रहे। हम बताना चाह रहे उन तमाम लोगों को ये वफ़ इसका मालिक अल्लाह है, इसका मालिक कोई भाजपा आरएसएस या जेडीयू का नेता नहीं हो सकता। जो चीज अल्लाह की है अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा और अल्लाह के बंदे उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़कर उसकी हिफाजत करते रहे। ओवैसी साफ कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने एक बार फिर आरजेडी को लेटर लिखा है और इसमें साफ किया है कि वो 5 सीटों पर पिछली बार जीते थे और बहुत ज्यादा उन्हें सीट नहीं चाहिए महागठबंधन में आने के लिए, महज 6 सीट उन्हें दे दें तो वो महागठबंधन में साथ खड़े होकर उनके साथ चुनाव लड़ेंगे, जिसका फायदा आरजेडी को भी होगा। तो क्या लेटर लिखा गया है आरजेडी को एआईएमआईएम की तरफ से, एक बार वो भी आप सुनिए। इस पर ओवैसी क्या कह रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। अच्छा, ओवैसी साहब लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, उनकी बिहार इकाई जो है वो भी लगातार कोशिश कर रही है और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, वो जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं लगता है कि ये उनकी आखिरी उम्मीद है या आखिरी कोशिश है। इस बार मान लिया तो ठीक, वरना राहें अलग हैं। अब यदि मुस्लिम वोट बैंक की बात करें या मुसलमानों की संख्या के आधार पर बात करें बिहार में, तो 18% मुसलमानों की है और कई मंचों पर अलग अलग, चाहे आम जनता की बात करें या फिर मुसलमान नेताओं की बात करें, वो ये आवाज उठा चुके हैं कि जब 2% वाले डिप्टी सीएम होने का दावा कर सकते हैं, जब 14% वाले तेजस्वी यादव कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और 2020 में तो वो महागठबंधन के सीएम फेस भी थे। हालांकि इस बार अभी कांग्रेस या दूसरे जो घटक दल हैं उनकी तरफ से यह साफ नहीं किया गया है, लेकिन इस सब के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से आवाज उठाई जा रही है कि जब 2 और 14% वाले डिप्टी सीएम और सीएम बनने की दावेदारी कर सकते हैं तो 18% वाले अब चुप नहीं बैठेंगे।
और यदि सीमांचल सहित पूरे मुसलमानों की बात करें या जो मुस्लिम वोट हैं उनकी बात करें तो उन पर दावेदारी सिर्फ आरजेडी या ओवैसी साहब की नहीं है। इस बार दावेदारी में प्रशांत किशोर भी हैं और प्रशांत किशोर बार बार जब भी मुस्लिम सम्मेलन करते हैं, जब भी मुसलमानों के साथ वो बैठते हैं या चुनावी रणनीति वो अपनी शेयर करते हैं लोगों के साथ, उसमें वो साफ तौर से कहते हैं कि हर कोई यह कह रहा है कि बीजेपी को सत्ता तक पहुंचने से रोकना है, लेकिन वो कैसे रोकना है यह कोई नहीं बता रहा है। प्रशांत किशोर यह कह रहे हैं कि जो 80% हिंदू हैं उनमें से महज 40% ही ऐसे हैं जो कि बीजेपी या एनडीए के साथ हैं, यानी कि बाकी का जो 40% हिंदू है वो बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं रखता या उसके साथ इत्तेफाक नहीं रखता। तो ऐसे में वो अपनी रणनीति बता रहे हैं कि जो 40% हिंदू बीजेपी या एनडीए के साथ नहीं जाता है, अगर हम कोशिश करेंगे तो वो हमारे साथ आ सकता है और 18% यदि मुसलमानों का साथ मिल जाए तो ये वोट बैंक लगभग 60% हो जाता है और जब 60% वोट हो जाती है तो फिर सत्ता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अब यदि प्रशांत किशोर की बात करें तो वो तो साफ तौर से कह रहे हैं कि वो यहां तक भी तैयार हैं कि जहां आरजेडी के मुस्लिम कैंडिडेट होंगे, जन स्वराज पार्टी वहां पर कोई कैंडिडेट नहीं उतारेगी, लेकिन इसके लिए आरजेडी को भी आगे आना चाहिए कि जहां जन स्वराज पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट होंगे वहां पर वो अपने कैंडिडेट ना उतारे। अब प्रशांत किशोर क्या रणनीति समझा रहे हैं, एक बार वो भी आप सुन लीजिए। जो लोग, जो दल अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, अगर उनको मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो जन स्वराज अपनी ओर से घोषणा कर रहा है कि जहां पर वो मुसलमानों को टिकट देंगे वहां पर जन स्वराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा। वो भी अब ये घोषणा कर दें कि जहां पर जन स्वराज मुसलमान लड़ाएगा वो भी मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे। अगर उनको भाजपा को हराने की इतनी चिंता है तो ये घोषणा करके देख लें। अच्छा, यदि असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए, वो 2020 में 20 सीटों पर चुनाव लड़े, 5 सीट जीत कर आए। यह अलग बात है कि उनमें से 4 विधायक उनके आरजेडी में चले गए, लेकिन यदि मुसलमानों के बीच उनके असर की बात करें तो 2020 के जो चुनावी नतीजे हैं वो साफ करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से महागठबंधन और महागठबंधन में भी आरजेडी का खेल खराब हुआ था। और यदि गठबंधन में नहीं जाते हैं ओवैसी या उनको नहीं शामिल किया जाता है तो इस बार नुकसान पहले से ज्यादा हो सकता है। अब जो ये लगातार बिहार में एआईएमआईएम की तरफ से कोशिश की जा रही है महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए, इस पर आरजेडी की तरफ से भी रिएक्शन आया है। आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, वो कह रहे हैं कि भैया आरजेडी कभी भी हैदराबाद में चुनाव लड़ने के लिए नहीं गई है, तो ओवैसी साहब यहां क्यों जोर आजमाइश कर रहे हैं। एक बार आरजेडी प्रवक्ता का भी आप सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। ये पहली बार किसी ने देखा कि कोई गठबंधन में शामिल होने के लिए इस तरह से अब वो धमकी दे रहे थे या निवेदन कर रहे थे, तो दिख रहा था धमकी दे रहे थे। हैदराबाद में राष्ट्रीय जनता दल जाकर चुनाव नहीं लड़ती है। जिनकी नीयत साफ है, मनसा साफ है, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, तो वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ हैं। जनता, हमारे अल्पसंख्यक भाई सब जान रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता का झंडा कौन बुलंद कर रहा है, कौन सांप्रदायिक शक्तियों को रोक सकता है बिहार में। अब सब लोगों को अधिकार है, सब लोग कहीं चुनाव लड़ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन ये जो पब्लिक है ये सबको जानती है, सबको पहचानती है, कौन किसके इशारे पर घूम रहा बिहार, ये सब जान रहे हैं। ये से कोई नहीं करेगा स्वीकार। ओवैसी और उनकी पार्टी साफ कर चुके हैं कि ये उनकी अंतिम कोशिश है, लेकिन यदि गठबंधन में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पर जो नुकसान है वो आरजेडी का ही होगा। और जैसे पिछली बार भी सरकार बनाते बनाते रह गए थे,
इस बार भी सत्ता तक नहीं पहुंचने देंगे और इसमें कोई फिर बाद में एआईएमआईएम को ब्लेम ना करे, यह साफ तौर से ओवैसी हर मंच से कह रहे हैं। और अभी तो सीमांचल में उनकी रैलियां निकाली जा रही हैं, लगातार वो लोगों के संपर्क में हैं। और यदि मुस्लिम आबादी की भी बात की जाए तो जिस वक्त राहुल गांधी और तेजस्वी की तरफ से वोट चोरी को लेकर जो यात्रा निकाली जा रही थी, उस वक्त भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के लोगों ने साफ तौर से कहा था कि ओवैसी को महागठबंधन में शामिल किया जाए। यदि उन्हें शामिल नहीं किया जाता है तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए महागठबंधन तैयार रहे। जितने हैं कोई भी नहीं होगा कि बिगड़ समर्थन का, जो जितने भी आवाम यहाँ ले आ रहे हैं सपोर्ट है इनका, फुल सपोर्ट है यहाँ पर, एक भी नहीं है, एक भी ऐसा नहीं जो विदाउट सपोर्ट का है। दोनों को और एक चीज शिकायत है कि कम से कम इनको ओवैसी को भी गठबंधन में लेना चाहिए था। अब यदि एआईएमआईएम की बात की जाए या फिर ओवैसी की बात की जाए तो उनकी यह सियासी मजबूरी है कि वो किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिला सकते। यह अलग बात है कि जब महागठबंधन उन्हें अपने साथ शामिल नहीं करता है तो दलील यही देता है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि जो उनका वोटर है, जो उनका कोर वोटर है, वो कभी बीजेपी को स्वीकार नहीं करता है या कभी बीजेपी को वोट नहीं देता है। तो ऐसे में वो वोटर उसके साथ भी नहीं रहेगा जो बीजेपी को सपोर्ट करेगा। तो ओवैसी की अपनी सियासी मजबूरी है। और यदि आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने जो नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है ओवैसी के लिए, वो शायद इसलिए कि हो सकता है इस चुनाव में तो जब दोनों मिलकर साथ लड़े फायदा हो सकता है, लेकिन आगे आने वाले चुनावों में एआईएमआईएम की साख यहां और मजबूत हो सकती है, जिससे कि आरजेडी के लिए भविष्य में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब भविष्य की दिक्कतों को देखते हुए ही शायद आरजेडी की तरफ से एआईएमआईएम को शामिल नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है और क्या ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से एआईएमआईएम को इंडिया अलायंस में एंट्री नहीं मिल रही है। यह कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।